नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर मांगे प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। मैनपुरी का महाभारत, सवाल किस और कौन। समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह की विरासत को बचाने के लिए डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। चाचा शिवपाल अभी तय नहीं कर पाए हैं कि बहू का साथ देना है या खेल को बिगाड़ देना है। डिंपल यादव के खिलाफ भाजपा ने अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन परिवारवाद का आरोप लगाते हुए प्रहार कर रही है। और साथ ही खबर है कि शाक्य समाज के 3 नामों पर बीजेपी चर्चा कर रही है। आखिर भाजपा शाक्य समाज के नेताओं के नाम पर चर्चा क्यों कर रही है? क्या मैनपुरी में यादव वोट बैंक के खिलाफ शाक्य वोट बैंक को एकजुट करना चाहती है? क्या मैनपुरी का चुनाव 2 बड़ी जातियों के बीच होगा? क्या मैनपुरी के महाभारत में भाजपा मुलायम सिंह वाला दांव आजमाएगी? आज इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तैयार हैं आप सब लोग? मैनपुरी में सियासी महाभारत, विरासत बचाने सियासी युद्धों में उतरी डिंपल यादव। सपा का यादव दांव, भाजपा लड़ेगी शाक्य पर चुनाव। समाजवादी पार्टी ने अपने परिवारवाद पार्टी का परिचय दिया उनको लड़ा करके, और वैसे किसी भी पार्टी का अपना होता है कि वो किसको लड़ाएं। देखिए, समाजवादी पार्टी का नाम भले ही समाजवादी, लेकिन पार्टी है पूरी परिवारवादी। और डिंपल यादव का टिकट देकर उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि मैं, मेरी पत्नी, मेरा भाई, इससे आगे वो जा नहीं सकते। क्या मैनपुरी में लड़ाई यादव बनाम शाक्य पर आई? लेकिन जनता उनके इन प्रयासों को नाकाम साबित करेगी। लोगों का पूरा मूड है समाजवादी पार्टी के लिए, नेताजी के प्रति लोगों में सम्मान की भावना कि में आधे में हम और आधे से में बकाया में सब, उसमें भी हमारी हिस्सेदारी। ये स्थिति है। मुझे लगता है कि हम लोग निश्चित रूप से मैनपुरी में कमल खिलाएंगे। इसमें भाजपा का परिवारवाद पर कड़ा प्रहार, सपा की नैया मुलायम लगाएंगे पार। 4 लाख यादव, 3 लाख शाक्य, चाचा होंगे किसके साथ? इस गुत्थी को सुलझाने और समझने से पहले आइए ये जानते हैं कि फिलहाल भाजपा किसके नाम पर चर्चा कर रही है। तो आपको बताते हैं कि भाजपा में शाक्य समाज के 3 नामों पर मंथन चल रहा है। पहला नाम है, उसमें से प्रेम सिंह शाक्य, पिछला लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं भाजपा के लिए। दूसरा नाम है रघुराज सिंह शाक्य, ये दूसरे नंबर पर है, ये भी शाक्य ही है। और तीसरा नाम है ममतेज शाक्य। जो 3 नाम टॉप पर चल रहे हैं भाजपा के लिस्ट में, जो 3 उम्मीदवार हो सकते हैं भाजपा के, वो सभी शाक्य हैं। ये हमने आपको बताया। और अब आपको बताएं कि भाजपा शाक्य समाज के नेताओं पर क्यों दांव लगाना चाहती है। इसको समझने के लिए मैनपुरी के जातिगत आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। ये देखिए आप, आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। मैनपुरी लोकसभा में यादव वोटर हैं 4.25 लाख, यानी कि 4,25,000। शाक्य वोटर देखिए, दूसरे नंबर पर शाक्य वोटर है 3,25,000। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर जो मतदाताओं की संख्या, वो सबसे ज्यादा क्षत्रियों की है, यह है 2.25 लाख। ब्राह्मण मतदाता भी है, ये चौथे नंबर पर है 1,10,000 इनके वोटर्स की तादाद है। और दलित मतदाताओं की संख्या है 1,20,000। लोधी राजपूत 1 लाख के करीब हैं वोटर। ऐसे ही वैश्य 20,000 हैं वोटर उनके, और मुस्लिम समाज के वोटर हैं 55,000। ये है मैनपुरी का जातिगत समीकरण। और जातिगत वोटों में सबसे ज्यादा वोट यादव समाज का है। ये देखिए आप, हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट यादव समाज का है, लगभग 4.25 लाख। और दूसरे नंबर पर है शाक्य समाज के वोटर्स। अब तक समाजवादी पार्टी की जीत का समीकरण यह रहा है कि यादव, शाक्य, मुस्लिम गठजोड़ रहा है। वहां पर ठाकुर समाज भी साथ रहा है। तो सिर्फ 3 जातियों यादव, शाक्य और मुस्लिम के ही वोट करीब 8 लाख हो जाते हैं। ये 8 लाख जो वोट हैं, ये समाजवादी पार्टी का अब तक का जीत का समीकरण रहा है। अब भाजपा मुलायम सिंह का यही दांव लगा रही है। यादव बनाम सारी जातियां करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए ऐसे उम्मीदवार का चुनाव किया जाएगा जो यादव वोटों को छोड़कर सारे वोटों को अपने पाले में ला सके। ये है
भारतीय जनता पार्टी की रणनीति मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए। हमारे साथ हैं इस चर्चा में अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हीरो वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इससे पहले कि मैं दोनों अपने राजनीतिक मेहमानों का रुख करूं, आप सभी का बहुत स्वागत, अनुराग जी और हीरो वाजपेयी। लेकिन पहले अनुभव शुक्ला से कुछ ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं। अनुभव, यादव, शाक्य और मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ औसतन रहा, लेकिन 2019 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्या यही कारण है कि शाक्य जो उम्मीदवार हैं वो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं भाजपा की सूची में? देखिए बिल्कुल आर्यन, आपने तो सारे आंकड़े बता दिए। वोट का क्या गणित है वहाँ पर ये भी बता दिया कि किस तरीके से सबसे अधिक जो यादव है वो वहाँ पर है। फिर उसका शाक्य आता है, दूसरे नंबर पर शाक्य के वो वोट बैंक है। और इसीलिए आप देखिए बीजेपी का क्या फोकस है। बीजेपी का फोकस यही है कि मैनपुरी के इस बाई इलेक्शन में शाक्य उम्मीदवार उतारा जाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में आप सोचिए कि जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक साथ थी, गठबंधन था, खुद मुलायम सिंह यादव वहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, उस सीट पर भी बीजेपी ने तब भी शाक्य को उतारा था, प्रेम सिंह शाक्य को, और तब उनको 4,30,000 से ज़्यादा वोट जो है वो मिले थे। और आप देखिए इसी वजह से अब बीजेपी को लग रहा है कि यहाँ ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है, यहाँ हम अगर पूरी ताकत लगाएं और जिस तरीके से जो आपने बताया 4.25 लाख यादव वोट बैंक है, 50-55 हज़ार अगर मुस्लिम जोड़ दें उसमें, तो ये 5 लाख के आसपास बैठता है। पर बीजेपी कह रही है कि इसके अलावा तकरीबन 9-9.5 लाख वोट और है, कुल 14-14.5 लाख से ज़्यादा वहाँ पर वोट है, तो वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। अब उसके दावे तो यही हैं, पर जनता किसे वोट देगी 5 दिसंबर को ये तय होगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देखिए नेताजी के निधन के बाद इस सीट पर चुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सिंपैथी तो नेताजी के नाम पर समाजवादी पार्टी के साथ होगी, डिम्पल यादव के साथ होगी। बीजेपी उसका क्या काट लाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि एक सिंपैथी फैक्टर भी है और उस सीट पर जरूर रहेगा जो स्ट्रांग होल्ड रहा है समाजवादी पार्टी का। लेकिन हीरो वाजपेयी साहब से हम बात की शुरुआत करेंगे, उसके बाद अनुराग भदौरिया से स्वाभाविक तौर पर प्रश्न होगा। हीरो वाजपेयी जी, आप ये बताएं कि आपका दल समाजवादी पार्टी पर यह इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो समाजवादी तो थे नाम से, लेकिन उसके बाद जातिवादी हो गए, फिर परिवारवादी हो गए। तो अगर आपके टॉप जो 3 उम्मीदवार हैं जिनकी प्रायिकता सबसे ज़्यादा है और जिसके बारे में हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे हैं, वो तीनों ही अगर शाक्य हैं, तो फिर ये कौन सी राजनीति हुई? क्या ये जातिवाद बनाम जातिवाद ना हुआ? देखिए, जिस तरह से आपने अपनी रिपोर्ट में कहा, मुझे नहीं लगता कि सब चीज़ें वैसे ही हैं। पार्टी की अपनी रणनीति है, पार्टी तमाम नामों का चयन करती है और उसमें जो उपयुक्त होता है, हमारे यहाँ एक नीति निर्णायक समिति है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसमें डिसाइड होता है। यहाँ तो सिर्फ अखिलेश के बाद विरासत में डिम्पल। और मैं तो बताऊं कि CA NRC की यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन था, उसमें अखिलेश की नाबालिग बच्चे गए थे उस धरना प्रदर्शन में। तो पार्टी इतनी जगह सीमित हो गई। जैसा कि हम लोगों को सोर्सेज से पता लगा कि समाजवादी पार्टी ने एक वहाँ इंटरनल सर्वे कराया था, जिसमें शिवपाल सिंह जी प्रथम नंबर पे थे, डिम्पल दूसरे पे और तेज प्रताप यादव तीसरे नंबर पर आए थे। लेकिन उसके बाद भी डिम्पल को ही टिकट का ऑफर किया गया। तो परिवार तो अब सीमित हो गया अखिलेश की पत्नी और अखिलेश के बच्चे। इसके अलावा भी अब परिवार दूर दूर तक नहीं। इतना संकीर्णपन परिवार का बहुत तेज सिमटती जा रही समाजवादी पार्टी। अब समाजवादी पार्टी सिर्फ परिवार की और सिर्फ अखिलेश यादव के परिवार की पार्टी रह गई है। जी वाजपेयी जी, वैसे परिवारवाद का आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं लगा रही है समाजवादी पार्टी पर। इसके बावजूद भी पिछले विधानसभा चुनाव में आपके इन तमाम इल्ज़ामों के बाद भी उनका वोट फीसद बढ़ गया और उनकी सीटें जो है बढ़ गई बहुत ज़्यादा। ये आपके इल्ज़ामों के बीच में ही हुआ। देखिए, चुनाव में क्या मुद्दे ऊपर आते हैं और क्या मुद्दे नहीं, पर मुझे लगता है परिवारवाद इस देश में एक बड़ा मुद्दा है। एक राष्ट्रीय पार्टी इसमें हाशिए पे पहुंच चुकी है
और मुझे लगता है अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, धीरे धीरे जनता के दिमाग में आ रहा है ये सिर्फ मैं और मेरा परिवार और मेरी पार्टी, मेरी प्रॉपर्टी। देखिए लड़ाई झगड़ा क्या है शिवपाल जी और अखिलेश के बीच में, विरासत में संपत्ति के साथ पार्टी भी मिल गई, भाई को नहीं मिला। विरासत होती है पिता के द्वारा पुत्र को ही मिलती है, तो भाई को नहीं मिला, आज वो भाई तक मिला। तो धीरे धीरे जो जातिगत समीकरण था उसको टूटने के बाद सिर्फ परिवार तक सीमित रह गया। और जहां तक मैनपुरी के समीकरण की बात है, 2 सीटों पर हम जीते हुए हैं, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती हो, 1 सीट पे शिवपाल सिंह यादव जीते हुए हैं। और मुलायम सिंह जो पिछली बार बसपा के समर्थन से चुनाव जीते थे, उनकी लीड 90,000 के आसपास रही थी, उसमें केवल शिवपाल जी की विधानसभा से ही 60-70 हजार की लीड थी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बेहतरीन मुकाबला करेगी। और डिंपल जी का रिकॉर्ड भी है कि 2 बार वो चुनाव हार चुकी है, जनता के बीच में नहीं जाती, सिर्फ अखिलेश यादव की पत्नी की तरह से संसद में प्रतिनिधित्व करती है। तो मुझे लगता है मैनपुरी की जनता विकास को देखते हुए लगातार जो अन्य जगह विकास हो रहा है उसको देखते हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में आएगी। उस पर जवाब लेने जा रहा हूं मैं अनुराग भदौरिया से। लेकिन अगर आप शाक्य वोटों को एकजुट करना चाहते हैं तो ये क्यों ना माना जाए कि आप जातिगत गोलबंदी का जवाब खुद भी जातिगत गोलबंदी से देना चाहते हैं। इस पर मैं आपसे बात करूंगा। अनुराग भदौरिया से बात की शुरुआत करते हैं। देखिए अनुराग जी, बहुत सीधा सा इल्जाम है आपके ऊपर और ये बार बार रिपीट हो रहा है, मैं रिपीट कर दूं तो उसमें कुछ नया नहीं होगा। ठोस जवाब हम लोग को इस बात का चाहिए कि डिंपल यादव ही उम्मीदवार क्यों है, परिवार के दूसरे सदस्य क्यों नहीं बने, एक तो ये, या पार्टी के दूसरे किसी कार्यकर्ता को अवसर क्यों नहीं दिया गया। पहले मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, पहले मैं संस्कार की बात करूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब अपनी बात कहते हैं तो मेरा उनसे अनुरोध है कि जो देश के, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, अगर उनको अखिलेश यादव जी कह देंगे तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की संस्कृति का सम्मान है। अखिलेश अखिलेश अखिलेश, ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों के बारे में इस तरह का शब्द अच्छा नहीं लगता। अगर मैं योगी योगी बोलूं, हम भी जब भी बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं या योगी जी कहते हैं। जी। अपने से बड़ों का सम्मान तो होना चाहिए, उसके लिए तो मुझे लगता नहीं किसी पार्टी विशेष की जरूरत होती है। अपनों का सम्मान करना ये हमारी संस्कृति दर्शाती है कि हम कितने हम्बल हैं, क्योंकि सनातन धर्म यही हमें सिखलाता है कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनके जो हमारे शब्द होना चाहिए वो आदरपूर्ण होने चाहिए। बात अपनी कुछ भी कहिए, एक बात। दूसरी बात, जब इन्होंने परिवारवाद की बात की तो मैं परिवारवाद पे इसलिए नहीं जाना चाहता हूं कि अगर जाऊंगा तो बहस बहुत लंबी होगी, कि लोकतंत्र में परिवारवाद की कोई बात नहीं होती है। लोकतंत्र में जनता चुने और जनता जिसको चुनेगी वही एमपी और एमएलए बनेगा। ये सिग्नेचर से तो होता नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो मैं कल्याण सिंह का पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी ने क्यों ले लिया भाई, इसका जवाब देंगे वो। सिंधिया पूरा का पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी ने क्यों ले लिया। यहाँ अगर चले जाएं ज्योतिराज से लेके कौन कौन नहीं है, फिर वसुंधरा राजे से कौन कौन नहीं है, अनुराग ठाकुर के पास चले जाइए तो पूरा परिवार है। और अगर जिनको उनके एक को टिकट नहीं मिलती तो दूसरा बीसीसीआई में पहुंच जाता है जाके। अगर ऐसे परिवार हम गिराने लगेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर में या केंद्र में 11% ऐसे लोग हैं जो परिवार से आए भारतीय जनता पार्टी। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, अपने 60 गांठ जोड़ घटाव करके जो परिवार की बात कर रहे हैं, उसका बेटा भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और न जाने कितने उत्तर प्रदेश में एमपी ऐसे हैं जिनके बेटे भी एमएलए हैं। तो आपने क्यों दे दिया भैया, उस क्षेत्र के उन लोगों को देना चाहिए था। तब आपने इसलिए दिया ज्यादातर लोगों को एमएलए के टिकट पर। जो बीजेपी में ज्यादातर जो एमएलए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आज की डेट में, या तो उनके परिवार में कोई ना कोई एमपी एमएलए रहा है तो उनके बेटे को मिला है। तो सवाल ये उठता है कि बात परिवार की नहीं होती है, बात होती है आपको हार का डर क्यों सता रहा है। वो तो हमारी समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है। जहाँ आपने कहा सर्वे हुआ, अब सर्वे की रिपोर्ट आपके पास पहुंच गई, हमारे पास तो आई नहीं। हमारा जो बात है कि कार्यकर्ताओं ने कहा ठीक है अनुराग जी, एक बात और मैं समझ गया। बोले दीजिए ना आप। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए। मैं थोड़ी देर तो बोल लूं कम से कम। ठीक अनुराग जी बोलिए। वो 10 मिनट लगातार बोले। मैं कह रहा हूँ कि हमारा समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता अपनी मांग रखता है, जिले स्तर से मांग आती है कि वो किसको लड़ाएं किसको नहीं लड़ाएं। जब कार्यकर्ता अपना मत कहता है, उन्होंने बोला कि आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी को यहाँ से चुनाव लड़ाइए मैनपुरी से, क्योंकि ये कार्यकर्ता की डिमांड है और कार्यकर्ता की मांग को पार्टी ने स्वीकार किया। अब जब पार्टी ने स्वीकार किया तो देखिए वो कैंडिडेट है और लोगों में उत्साह है। उत्साह क्यों है? क्योंकि जब कार्यकर्ता के मन का कैंडिडेट आता है तो अपने आप कार्यकर्ता में उत्साह आ जाता है। आ गई बात आपकी अनुराग जी, मुझे लगता है बात आ गई। अब जरा कुछ सवाल मुझे एक सेकंड और 2 सेकंड और लूंगा।
अब भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। अब कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो उसमें इधर से उधर खोज रहे हैं। अरे प्रभु, पहले कैंडिडेट तो ले आओ। कोई लड़ने को नहीं तैयार हो रहा है वहाँ पे। बीजेपी का कोई कैंडिडेट लड़ने को तैयार नहीं। और आप ये भी बता दें, आप देखना ये खोज खाज के किसी तरह से शाम सुबह तक कहीं मना रहे हैं, भैया तुम लड़ जाओ, भैया तुम लड़ जाओ, भैया आप लड़ जाओ, भैया भैया करके सबको लड़ाने के लिए हाथ जोड़ते सारी बात आ गई मुझे लगता है अनुराग जी। क्योंकि मैनपुरी आपकी नेताजी की सीट है जहाँ पे विकास ही विकास है। कोई नहीं मिल रहा है बीजेपी को, आप ये कहना चाह रहे हैं। और आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि परिवारवाद का ये इल्जाम हम पर न लगाएं, इनके दल में भी बहुत सारे परिवारवाद के उदाहरण है। बात आपकी स्पष्ट है। हीरो वाजपेयी जी, आपने ये आरोप तो देख ही लिया और आपकी बात का जवाब भी आपके पास मुझे लगता है आ ही गया है। जो सवाल मैंने पूछा था मुझे लगता है वो भी आपको याद ही होगा, उसका उत्तर भी चाहेंगे। एक सेकंड याद दिला दूं कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अवैधनाथ के अगर वैध पुत्र नहीं होते तो क्या वो एमपी बन जाते गोरखपुर से? किस बात के लिए एमपी बने? चुकी है ये मुझे अनुराग जी, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये विषय जो है अपना मार्ग भटक रहा है, ये दिशा भटक रही है बात की। हम लोग इसी पर फोकस्ड रहे जो मैनपुरी में उपचुनाव होने वाला है। मठ से वो बैठते थे, उनके बेटे हैं, हीरो उनके पिताजी एमपी थे। जो अवैधनाथ जी एमपी थे ना, ठीक हो गया। आपकी बात आ गई, आपकी बात परिवारवादी वाली बात आ गई है जी। हीरो वाजपेयी जी, मैंने पहले ही कहा था कि एक सर्वे की बात है। इन्होंने कहा कि हाँ, मैंने जनता के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पूछा। हाँ, ये बात पूरी तौर से नहीं बता रहे। जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि शिवपाल जी का ही नाम था नंबर 1 पे, डिम्पल दूसरे पे, तेज प्रताप तीसरे पे, और लगातार परिवारवाद है। ये तीनों भी परिवार के ही सदस्य हैं, ऐसा नहीं है बाहर के। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है समाजवाद। अब मैं यही कह रहा हूं लगातार कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव भी लड़ेगी, प्रत्याशी भी आएगा, और अनुराग जी को पता है कि आएगा और लड़ेगा भी जोरदार। ये जो घबराहट चेहरे पे पता लग रही है वो इसीलिए है कि इन्हें पता है कि जोरदार लड़ेगा। और मैनपुरी भी चली गई तो समाजवादी पार्टी का 2024 में सुपड़ा साफ होने वाला है। तो उस घबराहट के कारण कह रहे हैं। रही बात यह कि अगर हम ठाकुर लड़ाएंगे तो आप कहोगे ठाकुर वोटों के खातिर लड़ा दिया, अगर हम लड़ाएंगे ब्राह्मण तो कहोगे ब्राह्मण वोटों के खातिर लड़ा दिया। ये कहना गलत है। जो भी जीत के लिए वहां लड़ेगा, जो विनिंग कैंडिडेट हो सकता है, पार्टी उस पर निर्णय करती है। जाति दूसरे नंबर पर आती है। व्यक्ति वहां का होना चाहिए, उसकी लोकप्रियता होनी चाहिए, उसकी मेरिट्स होनी चाहिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उसका सामंजस्य होना चाहिए। ये सब चीजें पार्टी देखती है और विनिंग कॉम्बिनेशन बिल्कुल विनिंग कॉम्बिनेशन देखती है। कोई भी पार्टी विनिंग कॉम्बिनेशन ही देखती है हीरो वाजपेयी जी, ये तो बिल्कुल बेसिक बात है। लेकिन वो विनिंग कॉम्बिनेशन का आधार क्या है, सवाल ये है। वो विनिंग कॉम्बिनेशन कोई दल कैसे बनाता है, सवाल ये है। वो कहां से ढूंढा जाता है, सवाल ये है। इसका उत्तर देना होगा आपको। मैनपुरी के महाभारत पर हम बात कर रहे हैं और इस महाभारत में शिवपाल यादव की भूमिका अहम होगी, समाजवादी पार्टी के नजरिए से भी और भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से भी। अनुभव शुक्ला हमारे साथ है, हमारे सहयोगी, उनके पास महत्वपूर्ण इनपुट्स हैं, ये हम जानते हैं। अनुभव, एक बार दर्शकों को बताएं कि शिवपाल यादव की अब क्या भूमिका रहने वाली है, चूंकि कई घंटे गुजर चुके हैं, 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं डिम्पल यादव को उम्मीदवार घोषित किए हुए। बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिवपाल यादव की ही रहने वाली, क्योंकि आप देखिए मैनपुरी में ही उनकी जो सीट है जसवंत नगर वो आती है और कहीं ना कहीं शिवपाल यादव का भी अपना एक प्रभाव है, खासतौर से पूरे मैनपुरी में। कल उन्होंने उन्नाव में क्या कहा कि हमें तो आपसे पता चला है, 1 या 2 दिन में बताएंगे, ठीक है क्या करना है। और हमारे पास जो जानकारी उसके मुताबिक कल कुछ ऐलान शिवपाल यादव कर सकते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, इटावा में वो रहेंगे और वहीं पर वो ऐलान करेंगे। लेकिन देखिए, आज आदित्य यादव से हमारी मुलाकात हुई और हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा, एक तरीके से संकेत दिया कि खैर मैनपुरी में तो शायद वो साथ ही रहेंगे, अलग नहीं जाएंगे। हाँ, निकाय चुनाव अलग लड़ेंगे, लेकिन मैनपुरी को लेकर जब सवाल मैंने पूछा तो उन्होंने कुछ ऐसे ही संकेत दिए। हो सकता है कि कल शिवपाल यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जानकारी दें तो वो भी ये कहें कि भाई चलिए ठीक है, परिवार के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। पर देखिए, इस पूरे इलेक्शन में शिवपाल यादव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब समाजवादी पार्टी किस तरीके से उनको मनाती है, उनको साथ रखती है या नहीं रखती है, ये भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और अगर जो बीजेपी दावे कर रही है, मान लीजिए शिवपाल यादव नाराज होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस बात को बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी। राजन, आजकल देखिए पॉलिटिक्स बहुत कैलकुलेटिव है और इस कैलकुलेटिव पॉलिटिक्स में बीजेपी ने जीत के फॉर्मूले बना रखे हैं। अब वो फॉर्मूले क्या है, इनको पता है कि कितने बूथ हैं, हर बूथ पे कितने वोटर हैं, वहाँ पन्ना प्रमुख लगाते हैं, उसको भी काउंट कर लेते हैं, वो कितना वोट डलवाएगा उसको भी काउंट कर लेते हैं। बहुत माइक्रोस्कोपिक इस तरीके की रणनीति बीजेपी ने बनाई हुई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
और वो हमने देखा है पिछले चुनाव में। तो हीरो वाजपेयी जी, क्या ऐसा कुछ प्रयास कर रहे हैं आप कि शिवपाल यादव कुछ ऐसा करें जिससे कि आपको लाभ हो जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव को लड़ती आई। हम एक कैडर बेस्ड पार्टी है, 24/7 जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। हमें ये सब प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। ना ही हम उस पार्टी की लड़ाई में थे, ना हम उस प्रॉपर्टी की लड़ाई में थे जो अखिलेश और शिवपाल जी के बीच में चल रही है। हम दोनों चीज़ों में नहीं थे। ये उस परिवार का आपसी घमासान है जिससे भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, पब्लिक डोमेन में जब ये दिख रहा है कि परिवार ही आपस में एकजुट नहीं रह पा रहा, तो उत्तर प्रदेश की विशाल 25 करोड़ जनता के साथ ये क्या न्याय कर पाएगा, ये देखने वाली बात है। हमारा कोई लेना देना नहीं। पिछली बार शिवपाल जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी और बहन मायावती जी सब मिलकर चुनाव लड़े थे, तब वो लीड थी। और अब मुझे लगता है कि वो ताश के पत्ते काफी बिखर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तरोत्तर चुनाव तक चुनाव जीतती जा रही है। तो मुझे लगता है फिर भारतीय जनता पार्टी वहां विजय पताका फहराएगी। ठीक है, आइए 2019 का तर्क आपका वैलिड है, मान लेने लायक है। अनुराग जी, आप ये यहाँ इस मंच पर कहेंगे इस बात को मजबूती के साथ कि शिवपाल यादव प्रचार करेंगे वहां पर समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता अपने कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे हैं। सोचो कितने डरे से हमें, अपने बारे में नहीं बता रहे कि हमारा कैंडिडेट क्या होगा, उनका क्या होगा, समाजवादी में उनका क्या होगा, समाजवादी में उनका क्या होगा। अरे भैया, तो आप तो दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो भैया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि दिन में ही जीतने जा रहे हो। अरे भाई, कैंडिडेट तो खोज लाओ पहले, कैंडिडेट तो कोई आ जाए तब तो लड़ोगे। और सवाल इस बात का नहीं है समाजवादी पार्टी को वहाँ पे समीकरण का नहीं, सारा का सारा वोट वहाँ समाजवादी को पड़ता है। क्योंकि मैनपुरी में जिस तरह का विकास हुआ है और सैफई का मॉडल, जो गांव का मॉडल जो दिया गया है, विश्व स्तरीय जो एक गांव कैसे विकास किया जाता है, इसको तो हीरो वाजपेयी जाइए, अब मुख्यमंत्री जी को बोलिए और चिट्ठी लिखिए, आपके मंत्रियों को बोलिए, जाएं वहाँ पे 2-4 दिन रहें और उसका अध्ययन करें कि गांव कैसे विकास किया जा सकता है। इस तरह के अगर गांव देश के अंदर बन जाएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर बन जाएंगे, तो फिर किसी को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बम्बई जाने की जरूरत पड़ेगी, ना लखनऊ जाने की जरूरत पड़ेगी। दोबारा से बम्बई से बुलाकर डांस करवाइए। गांव में ही पढ़ लिख जाएंगे, उनको अच्छी स्कूल की व्यवस्था है, वहाँ पे अच्छे स्कूल मिल जाएंगे, अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, स्पोर्ट्स की भी सुविधा मिल जाएगी, तो उनको कहीं दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए और आज ही चिट्ठी लिखिए अपने मुख्यमंत्री जी को कि सैफई जैसे आदर जैसा गांव का विकास हुआ है, ऐसा विकास उत्तर प्रदेश का हर गांव को करने की कोशिश करें। इतना ही समय था। अनुराग जी, वोट पड़ेगा और आप कहीं कहीं दिखाई आपने सैफई को एक मॉडल गांव बताया है मेरे प्रश्न के उत्तर में और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उस मॉडल गांव का अध्ययन करना चाहिए। अब इसी विषय पर, इसी पॉइंट के साथ हमें बात समाप्त करनी पड़ रही है, समय इतना ही था, लेकिन शिवपाल यादव वाला उत्तर आया नहीं। अनुराग जी, उसकी प्रतीक्षा में करता रहा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद हीरो वाजपेयी जी, और बहुत धन्यवाद अनुभव शुक्ला आपका, बहुत ही ज़रूरी जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए इस बहुत दिलचस्प होते जा रहे उपचुनाव के संबंध में। और बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का उत्तर मांगे प्रदेश देखो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।